नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। जी हां दोस्तों, आज है कुछ खास क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आए हैं नवरात्रि सीरीज। जी हां दोस्तों, इस नवरात्रि सीरीज में नवरात्रि के 9 दिनों में अगले जो 5 दिन का क्लास है वो क्लास आपको मिलने वाली है लगातार हमारे इस चैनल पर। तो साथियों, अगर आज की इस क्लास की बात करें तो आज की इस श्रृंखला में यानी नवरात्रि सीरीज की श्रृंखला में यह श्रृंखला टीआरई 4 के छात्रों के लिए होने वाला है। यानी टीआरई 4 के वैसे सभी छात्र जो पीआरटी यानी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह रामबाण होगा। साथ ही साथ यदि आप बीपीएससी एईडीओ की, सचिवालय सहायक की या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री जहां आता है, भारत की कोई परीक्षा हो जहां मॉडर्न हिस्ट्री आता है, वहां इस क्लास का डंका बजता है। आप सब जानते हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक द ऑफिसर्स एकेडमी लेकर के आया है आज से लगातार अगले 3 दिन मैराथन वाली दौर, जहां पर हमारे शिक्षक आएंगे और ताबड़तोड़ प्रश्नों को कराएंगे। तो लगातार आज सुबह से लेकर के अगले 3 दिन तक नॉन स्टॉप मैराथन चलेगा, जहां अलग अलग शिक्षक मैराथन कराएंगे। तो इस क्लास का लाभ लेना मत भूलिएगा। और हां, इस क्लास के वीडियो को, इस क्लास के लिंक को, इस क्लास के वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को शानदार तरीके से चला पाएं, जानदार तरीके से चला पाएं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। लेट्स स्टार्ट द क्लास वाली बात पर है और नवरात्रि में यही प्रार्थना करते हैं कि मां दुर्गा आप सब पर आशीर्वाद बनाए रखें, आपके परिवारजनों पर आशीर्वाद बनाए रखें। और इस बार की ये जो नवरात्रि है, ये ऐसी आखिरी नवरात्रि होगी जो बेरोजगारी वाली नवरात्रि होगी। अगली नवरात्रि जब आए तो आप रोजगार में हो, आप रोजगार में हो। तो हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि ओम भगवान का नाम लीजिए, मां दुर्गा का नाम लीजिए, नौ स्वरूप का नाम लीजिए और आज की कक्षा को शुरू कीजिए। आप सब प्रार्थना करिए कि हे मां, इस बार की जो नवरात्रि है ये आखिरी बेरोजगारों वाली नवरात्रि हो और जब अगली नवरात्रि आए तो हमारे पास रोजगार हो। तो रोजगार वाली नवरात्रि से अगले साल की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। इस साल मेहनत कीजिए और अगले साल आप रिजल्ट लीजिए, रिजल्ट लीजिए। इस बात को ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करें क्या आज की क्लास को। शुड वी स्टार्ट द क्लास नाउ? क्या क्लास को शुरू किया जाए? आपकी अगर इजाजत है तो बोलिए, आप क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। शुड वी स्टार्ट द क्लास नाउ? हाँ जी सर। जय माता दी का नाम ले लिया आप सभी लोगों ने, तो चलिए शुरू करते हैं जय माता दी का नाम लेकर। पिछली बार भी ये हुआ था, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जय माता दी का नाम लेकर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेंगे और क्लास की हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जय माता दी का नाम लीजिए और हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है? यस, लेट्स स्टार्ट द क्लास। एनसीईआरटी का बुक बहुत जल्द देखने को आपको मिलेगा बाजार में। तो आज हम देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल, जहां पर आधुनिक भारत के इतिहास की हम बातचीत करने वाले हैं। हम यहां पर मैराथन क्लास लेने वाले हैं और इस मैराथन क्लास का आपको लाभ मिलने वाला है बीपीएससी टीआरई के बच्चों को। पहला प्रश्न, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? आपसे पूछ रहा है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। कमेंट करके बताना है, क्या वो लॉर्ड रीडिंग थे, क्या वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, सर जॉन साइमन थे या लॉर्ड इरविन थे? वो कौन व्यक्ति थे जिनको भारतीयों के बाहर रखने का सुझाव दिया था? किसको? तो साइमन कमीशन पर दोस्तों, साइमन कमीशन पर जिन्होंने भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव दिया था। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप भी जानते हैं करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन की अगर आप बात करें दोस्तों, लॉर्ड इरविन की अगर बात करें तो 3 सवाल इनसे पूछता है। सबसे पहले लॉर्ड इरविन के बारे में 3 सवाल पूछता है। पहला प्रश्न जो पूछता है, एकदम साफ साफ लिखेंगे, साफ साफ। सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि कब से कब तक इनका शासनकाल रहा? तो 1926 से लेकर 31 तक। सवाल दूसरा ये पूछता है कि ये क्या थे? तो आप भी जानते हैं ये भारत के वॉयसरॉय हुआ करते थे, ये भारत के वॉयसरॉय हुआ करते थे। अब लॉर्ड इरविन ने जब साइमन कमीशन की नियुक्ति हो रही थी तो याद होगा, तो एक सवाल पूछता है कि साइमन
कमीशन की नियुक्ति की अनुशंसा किसने की? सभी लोग कमेंट करेंगे नियुक्ति की अनुशंसा किसने की, मतलब किसने कहा कि साइमन कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिए, इसकी अनुशंसा किसने की? तो लॉर्ड बर्कनहेड ने किया था। किसने किया था दोस्तों, जरा सभी लोग करेंगे। लॉर्ड बर्कनहेड ने किया था। लॉर्ड बर्कनहेड कौन हुआ करते थे? तो भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? तो भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ करते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही कहा कि भैया हमें भारत एक कमीशन भेजना चाहिए और उस कमीशन का नाम जॉन साइमन के नाम पर रखा गया। अब सवाल ये उठता है 1909 के अंदर में एक कमीशन आया था। मैं चाहता हूं सभी लोग नाम कमेंट करें, क्या नाम था इसका, जरा सभी लोग कमेंट करिएगा। तो इसका नाम था मॉर्ले मिंटो सुधार। क्या नाम था? मॉर्ले मिंटो सुधार। एग्जाम में एक सवाल पूछता है कि इसे एक और नाम से जाना जाता है, तो इसे हम जानते हैं भारतीय परिषद अधिनियम से। किस नाम से दोस्तों? भारतीय परिषद अधिनियम से जानते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम से जानते हैं। यह कब आया था? तो 1909 के अंदर में आया था। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। जो सबसे प्रमुख बदलाव था वो बदलाव कौन सा था? तो जो सबसे प्रमुख बदलाव था मेरे दोस्तों, वो बदलाव था कि भारत में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की मांग को पूरा किया गया था। मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की मांग को पूरा किया गया था। दूसरा जो है 1909 के बाद 10 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा हुई। किसकी समीक्षा हुई? तो इस मॉर्ले मिंटो सुधार की समीक्षा हुई और इसका नाम पड़ा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या नाम पड़ा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मैं यहां पर आपको रोकूंगा इसलिए क्योंकि मैं कल एनसीईआरटी पढ़ रहा था, क्लास 12 की अपनी किताब भी देख रहा था। आपको पता ही है कि अपने संस्था का एनसीईआरटी का किताब आ रहा है जो सब किताब को फेल कर देगा। अगर वो एनसीईआरटी की किताब आपने पढ़ ली है तो उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, अगर आप ध्यान देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा दोस्तों। और मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं, वो फाइल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, है ना। वो फाइल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो फाइल दिख नहीं रही है कहां पे, या फिर आपको मैंने दिखाया भी होगा, हो सकता है ना। वो फाइल मैंने आपको दिखाया भी होगा जिसमें एनसीईआरटी, अभी नहीं दिख रही है, वो दिखा दूंगा, जिसमें एनसीईआरटी, ओरिजिनल एनसीईआरटी बनाया गया। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, उस किताब का जोर नहीं है पूरे बाजार में। बहुत जल्द आ रही है बाजार में, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। सर डीएलएड स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा? जल्द ही आ जाएगा मेरे दोस्त। अब यहां पर मैं 2 सवाल पूछूंगा। जैसे आप जानते हैं कि यहां पर मुसलमानों को दिया गया पृथक निर्वाचन। एग्जाम में 3 सवाल पूछेगा दोस्तों, यहां पर किसको किसको दिया गया। तो सबसे पहले आप कमेंट करिए। मैं जानता हूं सबको याद नहीं है ये, मैं चाहता हूं आप सभी लोग कमेंट करें। आंग्ल भारतीयों को यानी एंग्लो इंडियन को दिया गया। दूसरा किसको दिया गया? तो सिखों को दिया गया। मैं चाहता हूं सभी लोग कमेंट करें। तीसरा किसको दिया गया? तो यूरोपीय मिशनरियों को दिया गया। यूरोपियों को दिया गया। ये 3 लोगों को दिया गया। अच्छा, एक सवाल पूछता है कि आज तक अंग्रेजों ने किसको, सिर्फ एक व्यक्ति को पृथक निर्वाचन नहीं दिया, और वो पृथक निर्वाचन किसको नहीं दिया? तो याद रखना मेरे दोस्तों, किसको नहीं दिया? तो कभी भी ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के लोगों को नहीं दिया। सभी लोग कमेंट करो, किस धर्म के लोगों को? तो बौद्ध धर्म के लोगों को पृथक निर्वाचन, बौद्ध धर्म के लोगों को पृथक निर्वाचन नहीं मिला। पृथक निर्वाचन नहीं मिला, बाकी सबको पृथक निर्वाचन मिला, पृथक निर्वाचन नहीं मिला। ध्यान रखिएगा। एक ही सवाल आता है, आईएएस वगैरह में पूछा गया है, अभी तक बीपीएससी ने नहीं पूछा है, लेकिन बीपीएससी पूछ सकता है। अच्छा सर, आज ड्रेस बहुत बढ़िया लग रहा है। आज ड्रेस इसलिए बढ़िया लग रहा है क्योंकि नवरात्रि की बात है तो कुर्ता पैजामा तो बनता है ना। और मैं तो अपने सभी शिक्षकों से भी अनुरोध कर रहा हूं कि भैया सब लोग आज एकदम मस्ती में पढ़ाएं बच्चों को। एक और सवाल मैं पूछता हूं, यहां पर एक और सवाल आता है कि भारत में चुनाव कराने की, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, भारत में चुनाव कराने की बात यहीं से निकली थी। भारत में चुनाव कराने की जो बात है, भारत में चुनाव की बात यहीं से निकली थी, इसी साइमन कमीशन से। अब आते हैं साइमन कमीशन से मैं 5 सवाल पूछूंगा। साइमन कमीशन से मैं 5 सवाल पूछूंगा। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस सवाल का उत्तर दें। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस सवाल का उत्तर दें जो सवाल मैं आपसे साइमन कमीशन में पूछना जा रहा हूं। पहला सवाल जो मैं साइमन कमीशन के अंदर में आपसे पूछने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, साइमन कमीशन के अंदर में जो पहला सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, उस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग दें। मैं चाहता हूं, पहला प्रश्न है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति,
साइमन, 5 सवाल और पांचों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन थिएटर में ले चलते हैं इसको। पहला, इसकी नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी, या डेट बताइए कि इसकी नियुक्ति जो है, इसकी नियुक्ति कब की गई थी। तो मेरे सभी बच्चे कमेंट करेंगे 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को इसकी नियुक्ति की गई थी। दूसरा जो है बताया जाता है कि आप बताइए कमेंट करके कि इसके कितने सदस्य हुआ करते थे। तीसरा सवाल बताइए कि ये भारत कब आया, ये भारत कब आया, यानी भारत आने का डेट बताइए, क्योंकि बीपीएससी डेट पूछता है। चौथा, आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें कितने सदस्य थे, भारत कब आया, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। पांचवा, मैं पूछना चाहता हूं कि इसने रिपोर्ट कब जमा की, वो डेट बताइए, रिपोर्ट कब जमा किया वो डेट बताइए। दूसरा, एक और बताइए कि साइमन कमीशन का जो भारत आने का काम था वो भारत कितनी बार आया। यही सवाल इस बार बीपीएससी ने पूछा था कि साइमन कमीशन दोबारा भारत कब आया, दोबारा भारत कब आया। जरा कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहता हूं आप सबके कमेंट। 2/5/2/1928 नहीं, 5-2 नहीं मेरे टारगेट बीपीएससी भाई। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी लोग, सभी लोग लाइक कर दीजिए। और अगर आप सब लोग प्यार देंगे, दुलार देंगे, तो प्रतिदिन सुबह 8 बजे मेरी क्लास बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। अगर आप लाड़ प्यार दुलार देंगे तो बहुत जल्द आपको मेरी क्लास लाइव मिलने वाली है। मेरी क्लास आपको बहुत जल्द लाइव मिलने वाली है, बहुत जल्द मेरी क्लास आपको लाइव मिलने वाली है। तो सभी लोगों का उत्तर भी आने लगा है, बिल्कुल सभी लोगों का उत्तर आने लगा है कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो सदस्यों की संख्या आपको ही पता है कि इसमें 7 सदस्य हुआ करते थे। और इसके अगर एक एग्जाम में एक और सवाल पूछता है, क्या सवाल पूछता है दोस्तों, घबराइए मत, ये जो मैं मिटा रहा हूं ना, ये दूसरे स्लाइड पर उपलब्ध है। जैसे ये जो मैंने मिटा दिया, देखिए ये सेम क्वेश्चन को मैंने डुप्लीकेट कर दिया, ये पहले से लिखा हुआ है, ये भी वो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ये भी 1 ही है। अब आते हैं कि 7 सदस्य जो आए थे, एग्जाम में एक सवाल पूछता है दोस्तों, एक सवाल पूछता है। वो सवाल भी मैं आपको बता देता हूं। पूछता है कि सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे। सवाल क्या पूछता है कि सबसे महत्वपूर्ण सदस्य का नाम बताइए। तो आपको ही पता है कि क्लीमेंट एटमी हुआ करते थे, क्लेमेंट एटली हुआ करते थे, क्लेमेंट एटली हुआ करते थे, क्लेमेंट एटली हुआ करते थे, क्योंकि ये विपक्षी पार्टी के नेता थे, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि भारत कब आया, तो भारत आने का डेट सभी लोग कमेंट करेंगे मेरे साथ, 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया। पूछता है कि अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन साइमन हुआ करते थे, सर जॉन साइमन हुआ करते थे, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा रिपोर्ट कब जमा किया, तो मई 1930 में। सभी लोग कमेंट करेंगे कितने मई को, तो 27 मई 1930 को। दोस्तों सभी लोग कमेंट करिए 27 मई 1930 को। साइमन कमीशन जो भारत आया था, ये पुनः भारत कब आया, तो 1929 के अंदर में, 1929 में पुनः भारत आया था। ये दोबारा भारत आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दोबारा भारत आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब मेरे 1-2 और सवाल है, पूछ लूं क्या, एक सवाल और है, पूछना चाहता हूं, पूछूं क्या, जरा बताइए। साइमन कमीशन जब आया, तो साइमन कमीशन जब आया तो साइमन कमीशन के विरोध में एक नारा लगाया गया जिसका नाम था साइमन वापस जाओ। जरा कमेंट करके बताना कि यह नारा किसने लिखा था, साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, जरा कमेंट करके बताना। साथ ही साथ यह बताना कि साइमन कमीशन ने लखनऊ में किसकी पिटाई की थी, लखनऊ में वो कौन व्यक्ति था जो साइमन कमीशन की लाठियों के द्वारा पीटा गया था। दूसरा, बिहार स्पेशल का सवाल बताना कि पटना में किसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और लास्ट बताना कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, ये सारी चीजें इसी से जुड़ी हुई हैं। तो जरा बताना कि लाला लाजपत राय वाली जो कहानी है वो लाला लाजपत राय की कहानी है। अच्छा, एईडीओ की तैयारी आपने करनी शुरू कर दी होगी, एईडीओ की आपने तैयारी शुरू कर दी होगी, शुरू की है कि नहीं की है, जरा बताइए। शुरू कर दिया ना। तो साइमन वापस जाओ का नारा लिखा था यूसुफ मेहर अली ने। मेरे सभी भाई बहन, मेरे सभी लोग कमेंट करेंगे किसने किया था भाई, तो यूसुफ मेहर अली ने किया था, यूसुफ मेहर अली ने किया था। अच्छा, आप जानते हैं कि मेरे ठीक बाद किसकी क्लास है, तो पॉलिटी की क्लास है। ठीक बाद मेरी किसकी क्लास है, तो इंडियन पॉलिटी की क्लास है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक बाद किसकी क्लास है, तो इंडियन पॉलिटी की क्लास है। और आपको आज कोई क्लास मिस नहीं करना है। टीआरई 1 to 5 वाले हैं, 6 to 8 वाले हैं, 9 10 वाले हैं, 11 12 वाले हैं, सबके लिए आज मजेदार क्लास होने वाली है YouTube के ऊपर में। लखनऊ में आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू के साथ कौन था, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। तो जवाहरलाल नेहरू के साथ कौन था, जरा कमेंट करके बताइए। गोविंद वल्लभ पंत। सभी लोग कमेंट करेंगे, यही एग्जाम में सवाल आया था, गोविंद वल्लभ पंत, याद है ना, गोविंद वल्लभ पंत, यही सवाल पेपर के अंदर में आया था, बीपीएससी ने पूछा था। पटना में बताइए किसने किया था,
मौलाना मजहर उल हक। सभी लोग कमेंट करेंगे किसने किया था पटना में, तो मौलाना मजहर उल हक ने किया था दोस्तों, मौलाना मजहर उल हक ने किया था मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, तो आप भी जानते हैं कि 17 नवंबर 1928 को लाहौर के अंदर में 17 नवंबर 1928 को लाहौर के अंदर में मृत्यु हुई थी। सैंडर्स ने इनकी गोलियों से हत्या करवाई थी। एक सवाल का जवाब देंगे, उसको लिखूंगा नहीं, कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी, सैंडर्स की हत्या किसने की थी, ये जरा आप कमेंट करके बताइए मुझे, तो मैं जानना चाहता हूं, है ना, मैं जानना चाहता हूं कि सैंडर्स की हत्या किसने की। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यवाहियों में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था, है ना, यंग महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था आपको बताना। अच्छा, आप में से कितने ऐसे छात्र हैं, यूपी के जो छात्र हैं, उन सभी यूपी की परीक्षा देने वाले छात्रों से निवेदन है कि यदि आप यूपी टेट का एग्जाम देने वाले हैं, या आप सभी में से कोई भी दे सकता है यूपी टेट, तो उसके अलावा यूपी का अगर आप एलटी ग्रेड देने वाले हैं, या फिर आप यूपी के अंदर में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं, तो ऑफिसर्स एकेडमी का नया सेंटर खुल रहा है इलाहाबाद में, और साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन चैनल पर लगातार क्लासेस इसकी शुरू होने वाली हैं। तो आप कमर की पेटी बांध लीजिए, ऑफिसर्स एकेडमी आ रहा है उत्तर प्रदेश में, है ना, ध्यान रखिए। आप सबका प्यार लाड़ दुलार मिलना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यवाहियों में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया, देखिए क्या 1885 होगा, 89 होगा, 98 होगा और 1926 होगा। करेक्ट आंसर आपको बताना है। सभी लोगों का उत्तर आने लगा है, सभी लोगों का उत्तर आने लगा है। अमितेश शर्मा जी, उनका लिंक भेज दीजिएगा, ईमेल आईडी है हमारे यहाँ, ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1889 के अंदर में। आप सभी जानते हैं कि महिलाओं की सहभागिता जो है, महिलाओं की जो सहभागिता है दोस्तों, महिलाओं की जो सहभागिता है वो बड़ी कम हुआ करती थी, महिलाओं की जो सहभागिता है वो बड़ी कम हुआ करती थी। पहली बार महिलाओं ने 1889 के अंदर में, 1889 में कांग्रेस की कार्यवाहियों में भाग लिया था, कांग्रेस की कार्यवाहियों में भाग लिया। लेकिन जानते हैं आप, क्या आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि ये जो महिलाओं ने भाग लिया ये कौन थे, ये बड़े बड़े नेताओं की पत्नियां हुआ करती थी, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कांग्रेस के जो बड़े नेता थे मेरे दोस्तों, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन कांग्रेस के नेताओं की पत्नी हुआ करती थी, उन कांग्रेस के नेताओं की बहनें हुआ करती थी, उन कांग्रेस के नेताओं की बेटियां हुआ करती थी। तो यही बहनें बेटियां जो हैं बड़े बड़े नेताओं की, आज भी वही है, आज भी बड़े बड़े जो भी महिलाएं आपको दिखेंगी वो बड़े बड़े नेताओं की पत्नियां होंगी, बहनें होंगी। अखिलेश यादव को देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब मेरा 2-3 सवाल है कि जब ये 1889 का अधिवेशन हो रहा था, तो जरा कमेंट करके बताइए कि इस अधिवेशन का स्थान कहां था। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस अधिवेशन का स्थान कहां था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो विलियम वेडरबर्न थे। कौन थे, विलियम वेडरबर्न थे। और जरा मुझे बताइए दोस्तों कि ये जो विलियम वेडरबर्न है मेरे दोस्तों, ये विलियम वेडरबर्न वही विलियम वेडरबर्न है जिन्होंने जो पहले, या यूं कहें कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बनने का, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो है, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बनने का, इनको प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बनने का ये है। साथ ही साथ एक और सवाल एग्जाम में पूछा था टीआरई के अंदर में ही दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक सवाल और आया था, अगर आपको याद हो तो यही विलियम वेडरबर्न है जिन्होंने किसकी जीवनी लिखी थी, जरा कमेंट करके बताना। तो एवो ह्यूम की जीवनी किसने लिखी है, तो इसी व्यक्ति ने लिखा था एवो ह्यूम की जीवनी। एक और सवाल पूछता है, जरा बताना कि विलियम वेडरबर्न कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो बहुत कम बच्चे जानते होंगे दोस्तों, 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक बार बने 1889 के अंदर में और दूसरी बार बने 1910 के अंदर में। तो कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जरा कमेंट करना। विलियम वेडरबर्न 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इस बात को ध्यान रखना। सभी लोग कमेंट करेंगे, मेरे वीडियोस को एक बार सभी लोग लाइक भी करेंगे और सभी लोग कमेंट भी करेंगे, सभी लोग लाइक भी करेंगे और सभी लोग कमेंट भी करेंगे। अच्छा, अगली क्लास कौन सी है, अरुण कामत सर की क्लास है। सब्जेक्ट बताओ, 10 बजे से आपकी क्लास है, 10 बजे से कौन सी क्लास है, जरा कमेंट करके बताना मुझे। मेरे बाद कौन सा मैराथन है। अच्छा, मैं 2-3 नाम पूछना चाहता हूं। सबसे पहला मैं नाम जो पूछना चाहता हूं, वो जो महिला थी यहां पर, वो थी, एक का नाम था जिनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। क्या नाम है मेरे दोस्तों, कादम्बिनी गांगुली। जरा कमेंट करके बताएंगे क्या कि ये जो कादम्बिनी गांगुली हैं, ये जो कादम्बिनी गांगुली हैं मेरे दोस्तों, ये जो कादम्बिनी गांगुली हैं,
की अगर हम बात करें, इस कादम्बिनी गांगुली की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, कादम्बिनी गांगुली की, तो जरा मुझे बताइए कि कादम्बिनी गांगुली भारत की क्या है दोस्तों? तो भारत की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला हैं। भारत की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला हैं, उत्तीर्ण महिला हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला है। एक बार एग्जाम में पूछ दिया कि इन्होंने स्नातक कहां से पास किया था, उस विश्वविद्यालय का क्या नाम था, तो सभी लोग कमेंट करेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय। देखो आज मैं अलग अलग चीजें बता रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही रहते हैं, डिस्कशन में मजा होना चाहिए। एग्जाम में अगर पूछे कि ये किस विश्वविद्यालय से हैं, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से। अच्छा, इसके अलावा कुछ और महिलाओं के नाम बताइए। इसके अलावा, बिल्कुल, तो इसके अलावा अगर कुछ और महिलाओं के नाम बताएंगे तो पंडिता रमाबाई का नाम आता है। किसका नाम आता है? पंडिता रमाबाई का नाम आता है, रमाबाई का नाम आता है। अच्छा, और नाम बताइए, और नाम बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर की बहन हुआ करती थी, बताइए कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर की बहन हुआ करती थी, दो चार महिलाओं का नाम बताइए जरा। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों को याद है ना? बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल यहां से पूछता है कादम्बिनी गांगुली से कि महिलाओं को कांग्रेस के मंच से बोलने के लिए पहली बार माइक कब दिया गया? महिलाओं को कांग्रेस के मंच से बोलने के लिए माइक। अच्छा, ये बताओ कि जो सार्थक टेस्ट सीरीज आपने खरीदा है 99 रुपए में, उसमें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सार्थक टेस्ट सीरीज में कल मैंने पॉलिटी पढ़ाया है। जिन बच्चों ने आज तक मेरे से पॉलिटी नहीं पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ सकते हैं। कल ज्योग्राफी की मेरी क्लास लगी है ना, तो कल पॉलिटी पढ़ाया। बिल्कुल, पंडिता रमाबाई, स्वर्णा देवी घोषवाल है, स्वर्णा घोषवाल नहीं, स्वर्णा देवी घोषवाल है ना, कि जानकी देवी घोषाल, बिल्कुल। विजया लक्ष्मी पंडित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी शानदार उत्तर कर रहे हैं, आप सभी शानदार उत्तर कर रहे हैं। अब सुनिए, मैंने आपसे सवाल यह पूछा था अभी कि उस महिला का नाम क्या है जिन्होंने कांग्रेस के मंच से पहली बार भाषण दिया, तो वो कादम्बिनी गांगुली हैं। ध्यान रखिएगा, मंच से भाषण पहली बार। एग्जाम में पूछता है कि मंच से जो भाषण दिया था इन्होंने, वो किस वर्ष दिया था? तो 1890 में दिया था, 1890 में दिया था। अच्छा, जरा मुझे एक बात और बताना, कि 1926 का, देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं, कितने लोग बता पाते हैं। 1926 का जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन का स्थान कहां था और उसके अध्यक्ष कौन थे? उस अधिवेशन का स्थान बताइए। मैं जानता हूं, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आप घटना चक्र खोल के देख लीजिएगा। और अध्यक्ष कौन थे? 1926 का स्थान गुवाहाटी हुआ करता था। कहां हुआ करता था? सभी लोग बोलो, सभी लोग कमेंट करके बताओ कहां होता था। जरा एक बार जोरदार कमेंट करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। दिल दे दिया है वाली कमेंट करो। तो मुझे बताओ स्थान कहां हुआ करता था मेरे दोस्तों? तो 1926 का जो स्थान था वो गुवाहाटी हुआ करता था, गुवाहाटी हुआ करता था। और अगर अध्यक्ष की बात करें तो जरा कमेंट करके बताओ, एक ही व्यक्ति, दक्षिण भारतीय श्रीनिवास अयंगर। कौन था भाई? जरा कमेंट करना सभी लोग, अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास अयंगर, वेरी गुड। सरोज सिंह का उत्तर आया है, बहुत शानदार सरोज भाई, श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास अयंगर हुआ करता था, श्रीनिवास अयंगर हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति हुआ करते थे। अगला प्रश्न लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको बता दूं कि मेरा अपना पर्सनल टेस्ट सीरीज मैंने शुरू किया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था। टोटल 16 टेस्ट आपको मिलेंगे एक महीने के अंदर में, और उन 16 टेस्ट की कीमत है 99 रुपए। मतलब एक टेस्ट का जो आपका डिस्कशन है वो लगभग 1685, 1696, 6 रुपए का एक टेस्ट पड़ेगा। इस 6 रुपए के अंदर में आप टेस्ट भी देंगे और मेरे से आप डिस्कशन भी देखेंगे। और डिस्कशन का वीडियो जो है, डिस्कशन का वीडियो भी रहेगा, आप जितनी बार चाहे रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सार्थक टेस्ट सीरीज है। जो लोग भी अभी तक नहीं खरीदे हैं, खरीद लीजिएगा। जो लोग खरीद लिए हैं उनको बड़ा मजा आ रहा होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? क्या रॉलेट एक्ट कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, असहयोग नहीं था, महाद स्वीट टैंक सत्याग्रह नहीं था, या भारत छोड़ो आंदोलन नहीं था? कमेंट करके बताइए कि कौन सा सत्याग्रह आंदोलन नहीं था। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा सत्याग्रह आंदोलन नहीं था। एवरीवन प्लीज कमेंट कि कौन सा सत्याग्रह आंदोलन। बहुत अच्छा टेस्ट लगा सर, वाहिद जी कह रहे हैं खरीद लिए हैं सर। कैसा लग रहा है टेस्ट सीरीज, ये बताइए। क्वेश्चन थोड़े टफ हैं क्योंकि वो सब एनसीईआरटी के सवाल हैं। आपको पता ही है कि मैं आदमी हूं एनसीईआरटी वाला, एनसीईआरटी का मुहर लगा है मेरे ऊपर।
तो क्वेश्चन तो थोड़े टफ रहेंगे लेकिन मजा आ रहा होगा। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर हो गया महाद स्वीट टैंक। अच्छा, सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि महाद स्वीट टैंक की बात करते हैं तो इससे नाम एक व्यक्ति का जुड़ता है। उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर नाम है। क्या नाम है जरा बताना? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम है। भीमराव अंबेडकर नाम है। अंबेडकर नाम है। आपको भी पता है कि जो जातीय भेदभाव हुआ करता था, जो जातीय भेदभाव हुआ करता था, उस भेदभाव को मिटाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था और वो इसी महाद टैंक से किया था। आपको पता है कि महाद टैंक के अंदर में क्या होता था? तो महाराष्ट्र के इलाके के अंदर में जो निम्न जाति के लोग हुआ करते थे उनको कुएं से या मंदिरों में प्रवेश या कुएं का पानी पीने का इजाजत नहीं था, क्योंकि वो उच्च जातियों के लिए हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1927 के अंदर में किया गया था। 1927 में ये हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इसका वर्ष पूछ दे एग्जाम के अंदर में तो वर्ष 1927 है। अच्छा, अगर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इतिहास के पन्नों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इकलौते मतलब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जरा मुझे दूसरा नाम बताना। एग्जाम में पूछता है, एग्जाम का बहुत फेमस सवाल है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो याद रखना ये हुआ करते थे और इनके साथ एक और व्यक्ति हुआ करते थे। एक तो डॉक्टर अंबेडकर हुआ करते थे और दूसरे बताना कौन थे? अंबेडकर हुआ करते थे और दूसरे कौन हुआ करते थे? तो दूसरे का नाम था तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू हुआ करते थे। तेज बहादुर सप्रू हुआ करते थे। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप रॉलेट सत्याग्रह की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो रॉलेट सत्याग्रह आप बताइए कि कब आया था? तो इसके अगर वर्ष की बात करेंगे दोस्तों तो आप भी जानते हैं कि वर्ष हुआ करता था 1919। अगर आप इसके अंदर में इसका वास्तविक नाम की बात करेंगे, ओरिजिनल नाम की बात करेंगे, तो इस एक्ट का ओरिजिनल नाम क्या था? तो इस एक्ट का ओरिजिनल नाम था द अनार्कियल एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट अनार्कियल एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट को प्यार से हम क्या बुलाते हैं? रॉलेट बुलाते हैं, रॉलेट एक्ट बुलाते हैं। इस एक्ट को कब लागू किया गया? तो आप भी जानते हैं कि वर्ष 1919 में लागू किया गया। इस एक्ट के अंदर में क्या प्रावधान था? तो प्रावधान यही था कि शक के आधार पर अंग्रेज जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और मिनिमम 2 वर्ष के लिए बिना बताए जेल में डाल सकता है। यही वाला क्वेश्चन आता है, कितने वर्ष के लिए? तो मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें कितने वर्ष के लिए डाल सकता है। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि कितने वर्ष के लिए डाल सकता है ना? कितने वर्ष के लिए डाल सकता है? तो ये एग्जाम में आता है मेरे भाई, ध्यान रखना, 2 वर्ष के लिए। ये जो एक्ट था, इस एक्ट का सबसे पहला विरोध किसने किया था? तो आप भी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने किया था। अच्छा, इस एक्ट के बारे में सवाल पूछता है कि किसने इस एक्ट को, यानी महात्मा गांधी का ही नाम लिख लेते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी का ही नाम लिख लेते हैं। महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे, एक मिनट इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ना, यहां गंदा हो जाएगा। अब मैं आजकल आपके लिए सोचने लगा हूं और इस हिसाब से अब सोचने लगा हूं, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि सर गंदा हो जाता है। ऐसा मत लिखिए कि हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो हम क्या करते हैं, अब डुप्लीकेट कर देते हैं और डुप्लीकेट करने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं। अब सुनिएगा, महात्मा गांधी ने इस एक्ट के बारे में 3 बातें कही थी। जरा ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना, एक बार मुझे कमेंट करके बताना। महात्मा गांधी ने इस कानून को कौन सा कानून कहा था? जरा कमेंट करो। तो इस कानून को काला कानून कहा था। काला कानून कहा था सबसे पहला। उसके अलावा महात्मा गांधी ने इस एक्ट को क्या कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून है। मतलब इसमें आपके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, आप जुडिशरी भी नहीं जा सकते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था, इसी एक्ट के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि हम इसका संपूर्ण भारत में विरोध करेंगे। क्या करेंगे? संपूर्ण भारत में विरोध करेंगे। भारत में विरोध करेंगे। विरोध करने के लिए 2 तिथियां निकाली गई थी। पहली तिथि एग्जाम में पूछता है तो 30 मार्च सभी लोग कमेंट करेंगे। इन्होंने कहा था कि 30 मार्च को, यही बीपीएससी ने टीआरई 2 में पूछा था, ध्यान रखिएगा, यही सवाल आया था, डेट आया था कि प्रमुख शहरों के अंदर में विरोध हुआ और उसके बाद 6 अप्रैल का डेट था मेरे दोस्तों, जो भारत के अन्य गांवों में, गांव तक जाकर, जिलों में जाकर इसका विरोध हुआ था। अच्छा, महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के बारे में 1-2 बातें और कही थी मेरे दोस्तों। महात्मा गांधी ने यहां पर एक स्टेटमेंट दिया था। महात्मा गांधी का एक कथन था दोस्तों। वो कथन क्या है? वो कथन है कि यह कानून स्वतंत्रता विरोधी है। यह कानून क्या है? तो यह कानून स्वतंत्रता विरोधी है, स्वतंत्रता विरोधी एवं
आम लोगों के मूल अधिकारों की एवं आम लोगों के मूल अधिकारों की आम लोगों के मूल अधिकारों की हत्या है। आम लोगों के मूल अधिकारों की हत्या है। एग्जाम में पूछता है कि यह स्टेटमेंट किसका है, तो जरा बताना कि यह कथन किसका है। तो यह कथन दोस्तों महात्मा गांधी का है। अच्छा, महात्मा गांधी से मुझे एक बात याद आ गया, कौन बताएगा? एनसीईआरटी क्लास 12 का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि वो कौन बच्चा बताएगा। किसने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया? ये किसका स्टेटमेंट है? मैं देखता हूं कितने लोगों को याद है, मैंने क्लास में पढ़ाया है। किसने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया? ये स्टेटमेंट किसका है? ये कथन किसका है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया? तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, देखता हूं कितने लोग दे पाते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एनसीईआरटी वाली क्लास में पढ़ाया है। धर्मेंद्र भाई, ऐड नहीं है, वो जानकारी दी जाती है ना, वो ऐड नहीं है, वो जानकारी है। आपको पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, इसलिए वो जानकारी दी जाती है। कृपया क्लास को कंटिन्यू करें। अगर बहुत ज्यादा क्लास में दिक्कत हो रहा है तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, चंद्रन देव नेशन, बहुत सही, मेरा दिल जीत लिया मेरे भाई। चंद्रन देव नेशन ने एनसीईआरटी क्लास 12 की किताब में यह दे रखा है। चंद्रन देव नेशन इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को क्या बनाया? तो महात्मा बनाया। ठीक है जी, ध्यान रखना है। अच्छा, रॉलेट एक्ट के विरोध में दोस्तों एक बात बताइए कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो आंदोलन हुए, तो पंजाब में उस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो नाम आता है पंजाब में, मेरे दोस्तों पंजाब में। एक डॉक्टर सत्यपाल मलिक, सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा? तो डॉक्टर सत्यपाल मलिक। और दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो दूसरा नाम आपको याद होगा, सैफुद्दीन किचलू। और इन्हीं लोगों के नाम से आपको याद होगा कि जलियांवाला बाग नरसंहार होगा। आगे किसी टॉपिक में आएगा तो वहां हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं यहां पर आपसे 15 सवाल पूछूं। कितने सवाल पूछूं? मैं आपसे यहां पर 15 सवाल पूछूंगा। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन आपको मेरे 15 सवाल का जवाब देना होगा। यहां पर अभी पहले डुप्लीकेट कर लेता हूं मैं, यहां पर मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं इसको। ठीक है, अब देखिए, आप जरा 15 सवाल का, आपको पहले इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर शंकरन सिंह नायर, बदरुद्दीन तैयब जी, उमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो आप भी जानते हैं पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यूसी बैनर्जी। एग्जाम में सवाल पूछता है कि डब्ल्यूसी बैनर्जी जो है वो पेशे से क्या थे दोस्तों? तो वकील हुआ करते थे। दूसरा, इन्हीं को अध्यक्ष क्यों बनाया? क्योंकि एवो ह्यूम जो कांग्रेस के सचिव थे, उस एवो ह्यूम के ये मित्र हुआ करते थे। एवो ह्यूम के क्या थे दोस्तों? तो एवो ह्यूम के ये मित्र हुआ करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एवो ह्यूम के मित्र हुआ करते थे, इसलिए इनको बनाया। अच्छा, आपसे एग्जाम में यह भी सवाल पूछता है कि इसके सचिव कौन थे? तो याद रखिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हुआ करते थे, एवो ह्यूम हुआ करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और सवाल पूछता है कि डब्ल्यूसी बैनर्जी कितनी बार अध्यक्ष बने? तो ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति भी 2 बार अध्यक्ष बने थे दोस्तों, 2 बार अध्यक्ष बने थे। एवो ह्यूम की जीवनी किसने लिखी है? तो आपको पता है, विलियम वेडरबर्न। अच्छा, ये कब से कब तक थे? तो 1885 से 1906 तक ये कांग्रेस के क्या रहे? तो कांग्रेस के सचिव रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे सार्थक बाबू आ गए हैं क्या सर? क्या हो रहा है सर? चलिए बाय, घूमिए। देखो, ये ना वॉकर पे बैठ जाता है, आता है, पहले धीरे से गेट खोल के देखता है, उसके बाद फिर ऐसे पीछे जाता है, फिर जोर से दौड़ के मारता है, फिर उसके बाद आता है, फिर देखता है इसे वो पापा पढ़ा रहे हैं, फिर ऐसे आता है, डूम से मारता है, पूरा दरवाजा खुल जाता है। जब दरवाजा खुल जाता है, देखो अब धीरे धीरे दरवाजा खुल गया, उसके बाद ऐसे चिल्लाएगा, अब चिल्लाएगा तो हमको उठाना पड़ता है ना। तो ये जो है सार्थक बाबू का ये मौलिक अधिकार हो गया है, अनुच्छेद इनको पता है नहीं, ये सार्थक बाबू का मौलिक अधिकार हो गया है कि ये मौलिक अधिकार के तहत जो है क्लास में मौलिक अधिकार हो गया है कि ये क्लास में घुस जाते हैं, है ना। सार्थक जी का ये मौलिक अधिकार हो गया है कि बेटा हमारा जो है क्लास में घुस जाता है ना जी, मौलिक अधिकार है आपका। नहीं बेटा पढ़ो आप, घूमिए आप, हम पढ़ा रहे हैं ना, हम बेटा नहीं पढ़ाएंगे तो ये सब का ब्याह नहीं होगा। ये सब जितना तुम्हारा भाई बहन दिख रहा है हमारा, फिर
इस सबका शादी नहीं होगा तो इस सबका बाल बच्चा नहीं होगा। हाँ हाँ, कितना बेचैनी हो गया एकदम। सर इतना डिटेल में डिस्कशन मत कीजिए, है ना। आइए, देखिए इनका मौलिक अधिकार है। देखो क्या हो रहा है। हाँ, हाँ इनका ये मौलिक अधिकार है ना। हाँ, लीजिए लिखिए लिखिए, लिख लिए। चलिए आंटी ले जाइए इसको, परमिला आंटी लीजिए। चलिए बेटा जाइए, जाइए जाइए। वो पूरा तेज पकड़ लिया है, पकड़िए पकड़िए। देखो देखो इसको, देखो देखो, कोई लटका हुआ कैसे है बिल्ली मेरा, लटका हुआ कैसे है बिल्ली मेरा, लटका है, लटका। हाँ देखिए छोड़ नहीं रहा है, पूरा कुर्ता कुर्ता छोड़ोगे तब ना। चलिए सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसा स्थिति हो गया है कि अब नहीं उसको उठाएंगे ना तो वो चिल्लाते रहता है। अभी जानते हैं बेटा का मुंह क्या होता है कि नहीं, देखो ना कैसे कालर वालर पकड़ लेता है। चलिए अब सुनिए, अब 2-3 मेरे 15 सवाल हैं, क्या आप तैयार हैं 15वें सवाल का उत्तर देने के लिए? 15 सवाल का उत्तर देने के लिए क्या आप तैयार हैं? एक बार दिल दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। लगातार दनादन 15 सवाल पूछूंगा, है ना। सार्थक भैया क्लास में घुसकर पापा को परेशान नहीं करो, नहीं तो हमारा सार्थक नहीं आ पाएगा। हाँ भाई परेशान मत करो, नहीं तो इन लोगों का सार्थक नहीं होगा। चलिए तो आप तैयार हैं? अब देखिए थोड़ा ना दिल पे मत लीजिएगा, एक आध मिनट क्या करें, वो आ जाता है तो उठाना पड़ता है, इसको क्लास डिस्टर्ब हो जाता है एक आध मिनट के लिए, तो एक आध मिनट तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं ना। हम तो आपको पता ही है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं एक बात आपको बताना चाहिए, यूट्यूब पे ऑफिसर एकेडमी की जो क्लास है ना, इकलौती ऐसी क्लास है कि अगर 60 मिनट की क्लास हो रही है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं इकलौता पूरे यूट्यूब के इतिहास में, और भी कुछ ही शिक्षक और होंगे ऐसा कि 60 मिनट में ऑफिसर एकेडमी के शिक्षक 59 मिनट पढ़ाते हैं। आपने सुना है कि कोई भी टीचर हमारा यूट्यूब पे कहीं बातचीत करता हो, इधर उधर की कहानियां सुनाता हो? कभी नहीं। सही बोल रहा हूं कि नहीं, एक बात बताइए, यस और नो बताइए, सही बोल रहा हूं कि नहीं। चलिए तो आप तैयार हैं 15 सवाल के लिए। पहला क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन आपसे मुंह से बोलूंगा, आंसर मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन मुंह से बोलूंगा और आंसर मैं लिखता जाऊंगा, चलेगा? बैच में इतिहास का क्लास कोई सब्जेक्ट खत्म होने दीजिए तब लग जाएगा। चलिए पहला सवाल, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, जरा कमेंट करके आंसर बताइए। दूसरा, कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दूसरा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? कितने वर्ष की आयु में बने थे? यह भी एग्जाम है, घटना चक्र खोल के देख लीजिएगा। सबसे लंबी अवधि तक कौन अध्यक्ष बने और कब से कब बने? कब से कब बने? ये पूरा सेट हो गया। अब आइए नेक्स्ट, कितने नंबर तक हो गया भैया? 7 नंबर तक हो गया है। 8वां, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे?
नौरोजी कितनी बार अध्यक्ष बने? कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस किस अधिवेशन में ज्वाइन किया? स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? नेक्स्ट, जेल में रहने के समय पहली बार अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? साल कौन सा था? अधिवेशन कहां हुआ था? कौन सा ऐसा वर्ष था जिस वर्ष कोई अधिवेशन नहीं हुआ था? और लास्ट क्वेश्चन, कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन रद्द हो गया था? अच्छा, बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी मिलेगी। क्या खुशखबरी मिलेगी पता है? कि मेरी एक क्लास दिखेगी और वो क्लास होगी सीडीपी की। आपको पता है कि मैं सीडीपी पढ़ाता हूं, लेकिन बहुत दिनों से पढ़ाया नहीं, लेकिन अब मैं सीडीपी खुद पढ़ाऊंगा, है ना। तो सीडीपी की क्लास के लिए आप तैयार हो जाइएगा। और सोच रहा हूं कि एस्टेट से ही उद्घाटन कर दूं, है ना। एस्टेट वालों के लिए मैराथन करा दूं, मैं सोच रहा हूं। तो एस्टेट से ही मैं सोच रहा हूं कि इसकी शुरुआत कर दूं। अगर आप दिल देकर बताएंगे तो हम पूरी दिल और दिमाग से, ऊर्जा से इसको कराएंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपट का सिद्धांत कहा? याद है ना, इस बार बीपीएससी में आया है। अभी जो एक सप्ताह पहले 13 तारीख को, मतलब आज से 13 दिन पहले, 13 दिन पहले सीडीपी एस्टेट के लिए भी आएगा, टीआरई के लिए भी आएगा, बहुत सारी चीजों के लिए आएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, यही सवाल आया ना अभी 71वीं बीपीएससी में, यही सवाल आया है। देखो, मैं एक भी ऐसे सवाल नहीं कराता जो पेपर में नहीं आएगा। कब एग्जाम हुआ था ये, तो आपको ही पता है कि 13 सितंबर 2025 को पेपर हुआ है। यही सवाल आया, सेम क्वेश्चन। विपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो आप भी जानते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षा कपट का सिद्धांत, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने यह सिद्धांत कब बताया? तो 1910 में, 10-11 में। कहां बताया? तो यंग इंडिया में बताया। कांग्रेस के सुरक्षा कपट के सिद्धांत की बात करते हैं तो कांग्रेस के गठन के कुल 3 सिद्धांत हैं। मैंने क्लास में पेड बैच में पढ़ाया है, वो तीनों अभी बता देता हूं। मेरे लिए यूट्यूब और पेड का कोई अंतर नहीं होता है, पढ़ाने का मतलब पढ़ाना होता है। तो गठन के सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है उसे हम क्या कहते हैं? सुरक्षा कपट का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरक्षा कपट का सिद्धांत। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि यह सिद्धांत किसने दिया, तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे लाला लाजपत रॉय ने दिया। किसने दिया? लाला लाजपत रॉय ने दिया। दूसरा, सुरक्षा कपट के बाद आता है षड्यंत्र का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत भाई? तो षड्यंत्र का सिद्धांत। एग्जाम में पूछता है कि यह सिद्धांत किसने दिया, जरा कमेंट करना सभी लोग। रजनी पालमे दत्त ने। टीआरई 3 में आया था यह क्वेश्चन, रजनी पालमे दत्त ने।
टीआरई 3 में आया था। तीसरा आपसे पूछता है, उसको कहते हैं त्वरित चालक का सिद्धांत। अरे भाई लिख जा यार, मैं गलती लिख रहा हूं, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है यार, ठीक है। त्वरित, त्वरित आप समझ जाओ जो भी है, त्वरित चालक का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। एग्जाम में पूछेगा कि यह सिद्धांत किसने दिया, किसने समझाया, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब सुनो, अब सुनो मेरे भाइयों जरा, गोखले ने समझाया, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? अंग्रेजी में दोस्तों पहले वाले को कहते हैं थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व, दूसरे वाले को कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी, तीसरे वाले को कहते हैं थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। Basically, at the time when it was there, at the time of the formation of Congress, also people were analyzing the people, basic leaders of the Congress. The fundamental core behind the development of Indian National Congress was very clear, and it was very clear that the people don't want the independence as the primary agenda. People wanted that they should be free from all the suppressions, all the allegation, all the disturbances being created by the Britishers. And that is why this was brilliantly explained in the theory of safety world. Lala Lajpat Rai clearly stated that the Britishers have created a safety wall in front of them because there was a lot of agitation among the people of the country. Lot of agitation. Along with the agitation only, the fair feeling for getting the country independence was also there. And simultaneously rise of nationalism was there. And rise of nationalism mobilized the country people, mobilized the masses of the country to be against the Britishers. They make them remember that what was being treated with their forefathers. And that is why they were pushed forwarded. And the Britishers clearly understood that there is a highest and there is a rise of nationalism in the country, and at any point of time, they may attack, and there can be a war which may be the bigger than the war, that is the revolt of 1857. And finally, we, the Britishers, have to leave the country, India. And that is why they planned a safety wall in front of them. अरे sorry. अंग्रेजी नहीं, हिंदी का बैच है, मैं अंग्रेजी लिखा तो अंग्रेजी में बह गया था, सॉरी। तो अंग्रेजों ने सुरक्षा कपट का सिद्धांत यह कहता है कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को इसलिए बनाया क्योंकि भारत के लोगों में गुस्सा था अंग्रेजों की नीतियों के प्रति। भारत के लोग अंग्रेजों से नाराज चल रहे थे, भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, लोग अपने राष्ट्र के लिए तैयार हो रहे थे, लोग अपने राष्ट्र के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार हो रहे थे। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर चारों तरफ से हम पे हमला होना हो तो हमें देश छोड़कर जाना पड़ेगा। और वैसी परिस्थिति के अंदर में जब उनको लगा कि देश छोड़कर जाना पड़ेगा तो उन्होंने कांग्रेस जैसी एक संगठन बना दिया, क्योंकि उनको पता चला कि जो लोग इस आंदोलन को जगा रहे हैं, जो लोग लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जो भारत में राष्ट्रवाद को जागृत कर रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और उसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इंडियन नेशनल यूनियन बनाया गया। जरा कमेंट करके बताइए कि इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है वो भारतीय राष्ट्रीय संघ कब बनाया गया? जरा कमेंट करके बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया अंग्रेजों ने बनाया भारतीय राष्ट्रीय संघ, और ये बना 1884 में। यही एग्जाम में सवाल आया था, टीआरई 2 के अंदर में ये सवाल पूछा था कब बना, तो 1884 में बना। और बाद में इसी राष्ट्रीय संघ की बैठक बुलाई गई और फिर बाद में इसका नाम परिवर्तन हुआ और तब जाकर इसका नाम परिवर्तन कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया गया, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया, इसी का बदलकर। और इस सेफ्टी वॉल के कारण हुआ। षड्यंत्र का सिद्धांत, रजनी पालमे दत्त आरोप लगाती हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने अपने फायदे के लिए भारत के लोगों के साथ षड्यंत्र कर दिया, भारत के लोगों के साथ षड्यंत्र कर दिया। मुन्ना भैया बिहार स्पेशल में सब क्लास हो गया, मेरा ही क्लास बचा हुआ है, मेरी क्लास लग जाएगी अगले हफ्ते में, है ना। तो षड्यंत्र कर दिया और षड्यंत्र करके अपना फायदा देख लिया और भारत की जनता के साथ षड्यंत्र हो गया। यही रजनी पालमे दत्त ने कहा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा चलो चाहे जो किया,
लेकिन एक बात तो हुई कि हमारी देश की आजादी की लड़ाई स्ट्रीमलाइन हो गई, लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए, कांग्रेस बनी, हमें नुकसान हुआ थोड़ी देर के लिए, लेकिन संगठनात्मक रूप से मजबूत हुए, भारत में आजादी की लड़ाई की रूपरेखा तैयार कर दी कांग्रेस ने, इसलिए उन्होंने इसको पॉजिटिव साइड में लिया और गोखले ने इसको पॉजिटिविटी में काम किया। ठीक है जी। आपको पता है कि जीविका के हमारे बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का है, ऑफिस असिस्टेंट का है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का है, ब्लॉक एग्जीक्यूटिव का है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, एरिया कोऑर्डिनेटर और अकाउंटेंट। सबसे बड़ी बात है ना इस पूरे बैच में, टोटल तो एग्जाम में होगा 60 नंबर का और एक एग्जाम होगा तो कुछ लोगों का, इसमें से कुछ लोगों का 60 नंबर का है, कुछ लोगों का 70 नंबर का है। तो 60 में 30 नंबर आएगा आपको सब्जेक्ट और कंप्यूटर से, और 70 में भी 30 नंबर आएगा सब्जेक्ट और कंप्यूटर से। और ये सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ा रहा है ईमानदारी से, ऑफिसर एकेडमी के अलावा। तो अगर आपको जीविका की तैयारी करनी है तो ऑफिसर एकेडमी आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत कठिन में से एक है। कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कराची का जो अधिवेशन हुआ था उससे संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अधिवेशन आमतौर पर कब अधिवेशन होता था, दिसंबर महीने में होता था ना, लेकिन यह दिसंबर 1931 में नहीं हुआ था मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कल ही की क्लास में, मैंने परसों क्लास में बताया था, यह मार्च 1931 में अधिवेशन मिला था। यह मार्च अधिवेशन में इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने इरविन की मांगे मान ली थी और इरविन ने गांधी की मांगे मानी थी। इनके बारे में मैं अभी बताऊंगा। और यह आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ, यह समझौता जो है कब हुआ, तो सभी लोग डेट कमेंट करेंगे। 5 मार्च 1931 को हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ। और इसी गांधी इरविन समझौते के अंदर में यह तय हो गया कि इरविन ने कहा कि गांधी जी आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को शामिल होना होगा। गांधी ने इसे स्वीकार कर लिया। गांधी जी को कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना होगा। गांधी जी ने वो भी स्वीकार कर लिया। मेरे दोस्तों, TRE 4 कब आएगा? जल्दी, बस निकल गया है, घर से पहुंचने ही वाला है। तो दोनों जो है, दोनों मांगे जब स्वीकार कर ली गई, लेकिन गांधी जी की 2 मांगे थी, याद रखिएगा, यही एग्जाम में सवाल आया था, एनसीईआरटी क्लास 12 में मिलेगा आपको। गांधी जी की 2 मांगों को इरविन ने रिजेक्ट कर दिया था मेरे दोस्तों। वो कौन कौन सी मांगे थी जिसको इरविन ने रिजेक्ट कर दिया? तो पहली मांग जिसको इरविन ने रिजेक्ट कर दिया था, वो मांग थी कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा माफ की जाए। तो वो साथी जो है, वो बात अंग्रेजों ने गांधी जी की इस मांग को रिजेक्ट कर दिया था। दूसरा, गांधी जी ने कहा था कि जिन पुलिस वालों ने लाठियां चलाई हैं, जिन पुलिस वालों ने भारतीय नेताओं के साथ, लोगों के साथ, आम जनमानस के साथ बर्बरता किया है, उनके ऊपर कार्रवाई कर जेल में डाला जाए। इरविन ने कहा यह नहीं हो सकता है। बाकी गांधी जी की सारी मांगे मान ली गई, चाहे वो नमक पर एकाधिकार को समाप्त करने की मांग हो, कर को समाप्त करने की मांग हो, भू राजस्व को आधा करने की मांग हो, नमक पर एकाधिकार को समाप्त करने की मांग हो, नमक कर को समाप्त करने की मांग हो, लोगों के राजनीतिक कैदियों को जेल से रिहा करने की मांग हो, उसके अलावा जितने भी संसाधन जो है सीज किए गए थे, जब्त किए गए पशु मवेशी थे, उनको छोड़ने की बात हो, ये सारी मांगे गांधी जी की मान ली गई। जो बॉर्डर, जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, तटीय इलाके हैं, उन पर बिजनेस करने का, व्यापार करने का अधिकार हो, जहाजों को चलाने का अधिकार हो, सब मांगे अंग्रेजों ने मान ली, लेकिन 2 मांग को रिजेक्ट कर दिया। पहला, भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा माफ की जाए। गांधी जी ने जब मांग रखा तो इरविन ने कहा यह संभव नहीं है। और दूसरा, गांधी जी ने मांग किया कि पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। इरविन ने कहा यह संभव नहीं है। यहीं से एग्जाम में कोशिश होती है कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी माफ हो सकती थी। यही बात यहां पर कही जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यह हो गया पहला। दूसरा, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब 1931 का अधिवेशन क्यों विशेष था? इसलिए विशेष था कि 1930 के अंदर में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। आपको ही पता है कि कोई अधिवेशन नहीं हुआ, कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो इसलिए 1931 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर एक और बात निकल के आती है कि 1931 के अधिवेशन में 2-3 सवाल आते हैं। यहां पर पूछता है कि क्या पेश किया गया, तो आपको ही पता है कि मूल अधिकार का प्रस्ताव। किसका प्रस्ताव? मूल अधिकार का प्रस्ताव। मैं चाहता हूं सभी लोग कमेंट करें, किसका प्रस्ताव? तो मूल अधिकार का प्रस्ताव। मूल अधिकार का प्रस्ताव में एग्जाम में सवाल में पूछता है कि मूल अधिकार का प्रस्ताव जो है किसने पेश किया। भी आया है, TRE 2 में भी आया है, TRE 3 में भी आया है, तीनों में आया है कहीं ना कहीं ये। तो मूल अधिकार का जो प्रस्ताव है ये किसने पेश किया? मूल अधिकार का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा। बुक कहां मिलेगा? बुक पटना में मिलेगा पूजा जी, और ऑनलाइन मिलेगा, है ना, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे।
ठीक है, अब सुनिए, मैं अभी कुछ बता रहा था। हाँ, यह अधिवेशन में एक और बात थी, ये तो पहली बात हो गई, ये तो पहली बात हो गई मूल अधिकार की। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि चरखा वाला तिरंगा झंडा, चरखा वाला, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि चरखा वाला तिरंगा झंडा किस अधिवेशन में फहराया गया, तो याद रखिएगा यही वो अधिवेशन था जहां पर चरखा वाला तिरंगा झंडा फहराया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चले, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी? क्या वो पीसी राय थे, जोगेंद्र घोष थे, चिदम्बरम पिल्लई थे, सैयद हैदर रजा थे? अभी बुक लॉन्च हुआ नहीं है, बुक लॉन्च होने में अभी अक्टूबर में, 10 अक्टूबर तक लॉन्च होगा। तिरंगा झंडा सबसे पहले मेरे भाई 1917 था, ध्यान रखना, 1917 में सबसे पहले हुआ था। एक भाई ने कमेंट में पूछा है तो मैं बता देता हूं, सबसे पहले। इस करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चिदम्बरम पिल्लई हो जाएगा। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था, चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। 2000 से ज्यादा लोग लाइव हैं और लाइक इतना कम है, बताइए अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बताइए अच्छा लग रहा है? अब सुनिए, जब स्वदेशी आंदोलन की बात आती है, स्वदेशी आंदोलन की बात आती है, तो आप भी जानते हैं कि बंग भंग के बाद, बंगाल विभाजन के बाद मेरे दोस्तों, बंगाल विभाजन के बाद इसके प्रत्युत्तर के रूप में, इसके प्रतिकार के रूप में दो आंदोलन शुरू किए गए। एक का नाम था बहिष्कार और दूसरे का नाम था स्वदेशी। मैंने क्लास में भी पढ़ाया है आपको और यहां भी बताता हूं, मैं कोई अंतर नहीं करता हूं पेड बैच और फ्री में। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये दूसरे जो हैं, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे मान लीजिए कि आज आप चाइनीज सामान को भारत से बैन कर दीजिए, आज आप चाइनीज सामान को बैन कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, भारत के लोगों का उद्योग धंधा बन, जैसे चाइना का आप झिकझिकिया बॉल इस्तेमाल मत कीजिए तो दिया ज्यादा बिकने लगेगा। बस यही बात थी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की सामानों का हम बहिष्कार करेंगे, तो बहिष्कार करेंगे तो स्वदेशी उद्योग धंधे लगेंगे। और स्वदेशी उद्योग में कौन कौन से उद्योग की चर्चा एनसीईआरटी करता है, तो लघु उद्योग की बात करता है, हैंडीक्राफ्ट कुटीर उद्योग की, कॉटेज इंडस्ट्री और हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की, ये तीन इंडस्ट्रीज की बात करता है। और यहीं पर जब बात हुई तो सबसे पहले एक कॉलेज खुला गया जिसका नाम था बीएन कॉलेज। आपको भी पता है कि इसके प्रत्युत्तर के रूप में बीएन कॉलेज खोला गया दोस्तों, बीएन कॉलेज खोला गया। और इसके पहले प्रिंसिपल का नाम एग्जाम में पूछता है, तो जरा कमेंट करके बताइए कि इसके पहले प्रिंसिपल कौन बनाए गए, जरा बताइए सभी लोग। तो अरविंदो घोष बनाए गए। दूसरा एक और आता है, केमिकल फैक्ट्री की बात करता है, तो पीसी रॉय हुआ करते थे। केमिकल फैक्ट्री की बात करता है, केमिकल फैक्ट्री की बात करता है, तो एग्जाम में पूछेगा केमिकल फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी, तो पीसी रॉय ने की थी या पीसी रे ने किया था। जब स्वदेशी और बहिष्कार की बात होती है तो आप भी जानते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार, ये मैप ले लीजिए इंडिया का, इस इलाके में स्वदेशी और बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया, तो सभी लोग कमेंट करेंगे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किया, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। यहां मद्रास में किसने किया, तो सभी बच्चे, चिदम्बरम पिल्लई। ये भी एग्जाम में आया था ना इस बार बीपीएससी में, ये भी बीपीएससी में आया था, बीपीएससी सिविल सर्विसेज में भी आया था चिदम्बरम पिल्लई। इस महाराष्ट्र के इलाके में किसने किया था, तो आपको भी याद होगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इस पंजाब के इलाके में किसने किया था, तो लाला लाजपत रॉय ने प्लस अजीत सिंह ने किया था। अजीत सिंह का नाम आता है, अजीत सिंह का नाम आता है। पूछता है कि यहां पर यानी दिल्ली के अंदर में किसने किया था, तो सैयद हैदर रजा का नाम आता है, सैयद हैदर रजा का नाम आता है, रजा का नाम आता है। यस और नो, यस
सही बात है ना? हाँ या ना? चलिए अगला सवाल लेते हैं। किस वर्ष तथा किस स्थान पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो आप भी जानते हैं कि पहला अधिवेशन अखिल भारतीय किसान सभा कह रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर नॉर्मल किसान सभा की बात होती तो 1929 का टाइम पीरियड आता, मुंगेर का ईयर आता दोस्तों, मुंगेर का ईयर आता। लेकिन जब अखिल भारतीय कह रहा है तो अखिल भारतीय 1936 के अंदर में लखनऊ। पूछेगा किसने इसका नेतृत्व किया, तो क्या आप कहेंगे? स्वामी सहजानंद का नाम लेंगे, स्वामी सहजानंद का नाम लेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम लेंगे दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम लेंगे। आपको पता होगा इनके बारे में पूछता है कि इनका जन्मस्थली क्या है, तो आप भी जानते हैं जन्मस्थली उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर कर्मस्थली की बात करेंगे तो बिहार इनका कर्मस्थली है। पूछता है इनका, अभी इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा कि इनका आश्रम कहां पर है, तो याद रखिएगा इनका आश्रम बिहटा में है दोस्तों। कहां पे है? तो बिहार के बिहटा में है। बिहार के कुछ अगर किसान नेता की बात आएगी तो स्वामी विद्यानंद का नाम आएगा दोस्तों, स्वामी विद्यानंद। इन्होंने जो है दरभंगा महाराज के खिलाफ आंदोलन ओपन कर दिया था। दरभंगा महाराज आपको याद होंगे, दरभंगा महाराज के खिलाफ आंदोलन जो है इन्होंने खोल दिया था। आपसे पूछता है कब आंदोलन ओपन कर दिया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने धुआं धुआं उड़ा दिया था। साथ ही साथ बिहार से एक और नेता जिसका नाम टीआरई 1 में आया था, कार्यानंद शर्मा दोस्तों, कार्यानंद शर्मा। ये भी कांग्रेस के बड़े किसान नेता, बड़े क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे जिनका नाम था कार्यानंद शर्मा, तो इसलिए इसका नाम को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको पता है एक दो और ऐसे नाम हैं जैसे राहुल सांस्कृत्यायन, वो सब तो अलग से देखेंगे। अब मेरे ठीक बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने 2000 लोग यहां लाइव हैं, कम से कम 2000 लोग जो हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास में लाइव हो जाइएगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में अरुण सर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, अरुण सर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास। मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध भी करूंगा कि मेरे इस वीडियो के ऊपर में कमेंट बॉक्स में अरुण सर की क्लास का लिंक लगा दिया जाए, ताकि बच्चे अरुण सर की क्लास में जुड़ सकें, अरुण सर की क्लास में जुड़ सके। क्योंकि अरुण सर की क्लास आपको ही पता है कि पॉलिटी की क्लास होगी और बहुत शानदार क्लास होगी इंडियन पॉलिटी की। तो जुड़िए अभी तुरंत, मेरा क्लास खत्म कीजिए और आप कहां जुड़ेंगे, तो आप जुड़िए कहां पर दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, आप जुड़िए अरुण सर की क्लास में। तो चलिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। और दिन भर मैराथन का दौर है, आज इस क्लास का लाभ उठाना है, खूब अच्छे से पढ़ते जाना है। तो चलिए हम भी रहेंगे, हम भी कमेंट बॉक्स में मिलते हैं, और आप लोग जितना लोग कमेंट कीजिएगा उनके साथ हम कमेंट बॉक्स में भी अगले 5 मिनट के लिए मुलाकात करेंगे। मेरे तरफ से ही कमेंट आएगा। तो मिलते हैं अरुण सर की क्लास में। आप सभी लोग जुड़िए अरुण सर की क्लास में। आप सभी लोगों का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और नमस्कार। और सभी लोग जुड़िए अरुण सर की क्लास में लाइव, मेरे दोस्तों लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।